स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, रेड सी में ड्रोन के द्वारा एक टैंकर को हिट कर दिया गया जिसमें इंडियन क्रू था। इस टैंकर का नाम MV साईं बाबा था। न्यूज़ में क्यों है ये आर्टिकल कि रेड सी है, वहाँ पर एक टैंकर जा रहा था जिसमें इंडियन क्रू था, उनको एक ड्रोन के द्वारा हिट कर दिया गया है जिसका नाम था MV साईं बाबा। इस टैंकर का नाम था। तो ये देखो न्यूज़ है ना, UPSC प्रीलिम की दृष्टि से न्यूज़ तो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, बट अगर वर्ल्ड ट्रेड की दृष्टि से या भारत की ट्रेड के लिए देखोगे तो ये काफ़ी नुकसानदायक है। बिकॉज कि जहाँ ट्रेड हो रहा है, जिस रूट से हो रहा है, ये स्वेज कैनाल से रूट हो रहा है, यमन के पास में ये अटैक हुआ था। तो वहाँ पे देखोगे तो ये काफ़ी नुकसानदायक है, काफ़ी गंभीर विषय है, काफ़ी चिंताजनक विषय है। तो सबसे पहले हम तो रेड सी की लोकेशन देख लेते हैं। रेड सी की बात करें तो ये अफ्रीका और एशिया के बीच में सिचुएटेड है। इसकी बॉर्डर कंट्री की बात करें तो एक आप ट्रिक याद रखना, इसकी बॉर्डर कंट्री को याद करने के लिए यस डैश का ट्रिक से आप इसे बॉर्डर कंट्री को याद कर सकते हो। तो यस डैश की ट्रिक से कैसे याद कर सकते हो? वाई स्टैंड फॉर यमन, ई स्टैंड फॉर इजिप्ट, एस स्टैंड फॉर सूडान, डी स्टैंड फॉर जिबूती, ई स्टैंड फॉर इरिट्रिया, एस स्टैंड फॉर सऊदी अरेबिया। तो रेड सी की जब बॉर्डर कंट्री की बात करते हैं तो है यमन, इजिप्ट, सूडान, जिबूती, इरिट्रिया और सऊदी अरेबिया। ये मेंबर आप याद रखना कि कौन कौन से देशों की सीमा है वो रेड सी से लगती है। याद रखना, ये UPSC पूछ सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन। तो अभी जो अटैक हुआ है वो हुआ है यमन के पास में। जब ये जहाज है तो यमन को क्रॉस कर रहा था, तो इधर देखो यमन है, यहाँ पर यमन की कैपिटल है वो है सना। यहाँ पर एक ग्रुप है हौथी रिबल, इनके द्वारा अटैक किया गया है। हौथी रिबल इस प्रकार की घटना क्यों कर रहा है? बिकॉज जब अभी इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो हौथी रिबल का मानना है कि इसको इतनी तवज्जो नहीं मिली, इतनी हाईलाइट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो हौथी रिबल इजराइल के विरोध में ये सब अटैक कर रहा है। इससे पहले भी एक दो बार अटैक किए जा चुके हैं, तो ये यमन द्वारा बार बार ऐसी घटनाएं की जा रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इससे वर्ल्ड ट्रेड है वो प्रभावित होगा। तो इससे वर्ल्ड ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड कैसे प्रभावित होगा? बिकॉज कि अभी जो ट्रेड हो रहा है ना, वो ये रेड सी से होते हुए, रेड सी से आगे स्वेज कैनाल और होते हुए एशिया का ट्रेड होता है। बट इस प्रकार का अगर बार बार अटैक होता है तो एक अल्टरनेटिव रूट ढूंढना पड़ेगा। और ये अल्टरनेटिव रूट कहाँ से ढूंढेंगे? ये अल्टरनेटिव रूट ढूंढा जाएगा अफ्रीका से होते हुए। तो ये काफ़ी दूर पड़ जाएगा, इससे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इससे टाइम भी बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ेगा तो इसमें जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, तो काफ़ी नुकसान होगा वर्ल्ड ट्रेड को। इसलिए कहा जाता है कि इस रीजन में पीस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है प्रोजेक्ट प्रयास के बारे में। क्या है, क्यों न्यूज़ में है? अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में। अब इसे लॉन्च करने के देखो, ये तो पूरा IOM ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा किया गया, बट रियल में जो लॉन्च किया है ना वो क्या है? IOM इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM इंडिया। एंड इसकी हेल्प करिए वो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, इसने हेल्प करिए। इन दोनों के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? IOM इंडिया एंड इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका गोल क्या है, क्यों लॉन्च किया गया, क्या फर्क पड़ेगा इससे लॉन्च करने का रीज़न क्या है? तो रीज़न की बात करें तो इसे लॉन्च इसलिए किया गया है कि माइग्रेशन है वो एक तो सेफ होना चाहिए, एक ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए, ताकि जो माइग्रेट पर्सन है उनको कोई दिक्कत ना आए। तो इसका जो गोल है वो है माइग्रेशन सेफ होना चाहिए, एक मैनर्स में, ऑर्डरली मैनर्स में होना चाहिए, ये गोल है इसका। इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे? इससे बेनिफिट की बात करें तो स्टेट वो सेंटर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उससे इंप्रूव होगा। किस प्रकार से इंप्रूव होगा? अगर इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट है ना, वो सेंटर और स्टेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है कि किस प्रकार से माइग्रेशन होना चाहिए, उसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए, तो उस कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने का काम करेगा। और इससे बेस्ट प्रैक्टिस भी शेयर होगी। अब बेस्ट प्रैक्टिस, अगर राज्य के पास कोई अच्छी प्रैक्टिस है, राज्य माइग्रेशन करवाने के लिए कुछ अच्छी प्रैक्टिस अपना रहा है, तो सेंटर भी वो सीखेगा, और सेंटर अपना रहा है तो राज्य भी सीखेगा। तो इससे बेस्ट प्रैक्टिस है वो एक दूसरे में शेयर भी होगी। इससे एक बेनिफिट और भी होगा कि इससे हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, रेगुलेट ऑफ सेफ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वह सेफ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी से संबंधित है, उसे अचीव करने में भी हेल्प होगी। ठीक है, इस जो माइग्रेशन हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें
हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसे अचीव करने में भी हेल्प होगी। साथ ही साथ में हमारे दो और ऑब्जेक्टिव है उसे भी अचीव करने में हेल्प होगी। हमारे कौन कौन से दो और ऑब्जेक्टिव है जिसे अचीव करने में हेल्प होगी? तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर। मतलब जो हमारे ये प्रोजेक्ट चलाया है, प्रोजेक्ट प्रयास है, इससे दो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होंगे। कौन कौन से दो ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे? पहला है ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है माइग्रेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ये दोनों अचीव होने में हेल्प होगी। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन है क्या। अचीव तो होगा ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो, बट ये दरअसल ये है क्या, असल में ये है क्या? तो इसके बारे में बात करें तो ये एक यूएन का इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएट एग्रीमेंट है। ये क्या है? ये यूएन का एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएट एग्रीमेंट है जो इंटरनेशनल माइग्रेशन के सारे एस्पेक्ट है ना उनको कवर करने का काम करता है। जिसकी हम बात करें ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, यूएन का एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन एग्रीमेंट है। यूएन का एक एग्रीमेंट है जो क्या करता है, माइग्रेशन से संबंधित सारे एस्पेक्ट है उसको कवर करता है। ठीक है, साथ ही साथ में ये क्या है, नॉन बाइंडिंग है, अर्थात इस एग्रीमेंट को है ना लागू नहीं करवाया जाता। अगर कोई देश है उसको लगता है कि हमें इस एग्रीमेंट को लागू करना है तो वो करे, नहीं करना तो नहीं करे, ये बाइंडिंग नहीं है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन का जो एग्रीमेंट है वो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, अर्थात देश को लगता है कि मानना नहीं मानना वो देश पे डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंग इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि प्रत्येक देश के पास में अधिकार है, राइट है कि वो चाहे किस व्यक्ति को अपने टेरिटरी में रखना है या किस व्यक्ति को अपने टेरिटरी में नहीं रखना है, ये उस देश का डिसीजन होगा। क्योंकि प्रत्येक कंट्री सोवरेन है और ये उस देश पे डिपेंड करता है कि वो किसको अपनी टेरिटरी में रखना चाहता है, किसको अपनी टेरिटरी में रखना नहीं चाहता है। तो ये पूरा ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन था के बारे में था। अब हम जान लेंगे माइग्रेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में। माइग्रेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात करें तो इसे IOM इंटरनेशनल माइग्रेशन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, तैयार किया गया था। इसमें क्या गया, ये भी माइग्रेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यू है उस पर काम करता है, उससे डील करता है। ठीक है, अब हम जो रियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको लॉन्च किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसी के बारे में देख लेते हैं। बार बार इसका नाम आ रहा है, हमने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में देखा था। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 1951 में, 1951 में इसे स्थापित किया गया था। ये यूएन की एक एजेंसी है। ठीक है, यूएन की एक एजेंसी है और ये माइग्रेशन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं ना, जो भी प्रॉब्लम आ रही, जो भी इश्यू है उसे डील करता है। इसके मेंबर की बात करें तो 175 देश इसके मेंबर हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है। तो ये पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के बारे में था। अब हम देखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर की बात करें तो ये एक थिंक टैंक है, ये कोई एजेंसी नहीं है, कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक थिंक टैंक है जो काम क्या करता है, इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन अफेयर से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं उन पर ये देखने का काम करता है, क्या चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो सब देखने का काम करता है। कौन काम करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। जो प्रोजेक्ट प्रयास है ना वो इसने और IOM इंडिया द्वारा, दोनों द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ये पूरा आर्टिकल था वो IOM द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट प्रयास उससे संबंधित था। चलते हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2023 के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने एक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 की अनाउंसमेंट की है। न्यूज़ में क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2023 की अनाउंसमेंट की है, इसलिए ये न्यूज़ में। इस अवार्ड की बात करें तो ये क्यों लॉन्च किया गया, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो ये हर साल दिया जाता है, ईयरली दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बिकॉज जो हमारा स्पोर्ट है ना उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसे पहचान देने के लिए हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। अब अवार्ड को एलोकेट कौन करता है, बांटने का काम कौन करता है, अवार्ड का एलोकेशन किया जाता है। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है ना, वो सबसे पहले जितने भी स्पोर्ट पर्सन है उनको इन्वाइट करती है कि आप आओ अवार्ड लो। वो सारे स्पोर्ट्स पर्सन है ना वो प्रेसिडेंट हाउस में आते हैं, प्रेसिडेंट जो ऑफिस होती है वहाँ आते हैं, फिर उनको प्रेसिडेंट द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं। आमंत्रित कौन करता है, इन्वाइट करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, और अवार्ड देता है कौन है, तो प्रेसिडेंट अवार्ड देता है। बात समझ में आ गई आपको? इसमें क्या होता है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है उसे 6 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड कैटेगरी में 6 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं
और ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा दिए जाते हैं। कितनी कैटेगरी में? 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहली कैटेगरी कौन सी है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसमें क्या होता है, इसमें जो लास्ट 4 ईयर है ना, उसमें किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा कार्य किया है, जो स्पोर्ट्स क्षेत्र है उसमें लास्ट 4 सालों में अच्छा कार्य करने वालों को ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार जो नाम सेलेक्ट किए गए हैं वो किए गए हैं, एक तो है श्री चिराग शेट्टी जी, इनका नाम सेलेक्ट किया है। दूसरा है रनक रेड्डी जी को, श्री रनक रेड्डी जी का नाम सेलेक्ट किया गया। इन दोनों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो उसमें आता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिसने लास्ट 4 सालों में, लास्ट 4 ईयर में स्पोर्ट्समैनशिप और लीडरशिप में, स्पोर्ट में जो लीडरशिप होती है उसमें अच्छा काम किया हो, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड इस बार नॉमिनेट किया गया इसके लिए जो हमारे मोहम्मद शमी जी है ना, बॉलर है, उनको नॉमिनेट किया गया। इसके अलावा भी कई सारे पर्सन को नॉमिनेट किया गया अर्जुन अवार्ड के लिए, अर्जुन अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्ड है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये अवार्ड किन को दिया जाता है? ये अवार्ड कोच को दिया जाता है। जो कोचेस होते हैं ना, उनको ये अवार्ड दिया जाता है कि कोच की फील्ड में किसने अवार्ड किया है। इसमें एक तो रेगुलर अवार्ड होते हैं जो हर साल दिया जाता है, एक होता है लाइफ टाइम जो बहुत सालों तक अवार्ड में, मतलब जो कोच की फील्ड में अच्छा काम किया उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें भी बहुत सारे लोगों का नाम सेलेक्ट किया है। तीसरी कैटेगरी है वो है ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। पहला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो ये जो थर्ड कैटेगरी इसमें क्या है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड है। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो लाइफ टाइम, देखो उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, रिटायरमेंट के बाद अगर कोई है वो खेल के फील्ड में अच्छा काम करता है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी है वो है मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी। ये ट्रॉफी है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो यूनिवर्सिटी से संबंधित है और वो खेल के फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में रहते हुए खेल यानी स्पोर्ट के फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन ट्रॉफी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन ट्रॉफी उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए अच्छा काम किया है। क्या काम किया हो? स्पोर्ट को प्रमोट करने का काम किया हो। स्पोर्ट को प्रमोट करने वालों को ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन ट्रॉफी। हमने 6 कैटेगरी के बारे में देख लिया। ये 6ठी कैटेगरी कौन सी थी? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन ट्रॉफी थी, इसके बारे में देख लिया। अब इसके अलावा एक और कैटेगरी है इसमें जो इसमें शामिल नहीं है, जिसकी हम बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट अवार्ड में, इसमें शामिल नहीं। इसके अलावा एक और कैटेगरी, इसके मतलब इसमें तो ऐड नहीं है बट एक एडिशनल ऐड है जो 7वां जिसे कह सकते हो। ये इनफॉर्मल पार्ट है इसका, फॉर्मली पार्ट नहीं है इसका, इनफॉर्मल पार्ट है। और ये जो कैटेगरी है इसमें इसका नाम है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। सबसे पहले तेंजिंग नोर्गे के बारे में हम सब जानते हैं, तेंजिंग नोर्गे जी के बारे में हम सब जान लेते हैं, तो इसके बारे में, इनके बारे में बाद में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि इस अवार्ड में क्या, किन को अवार्ड ये दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एडवेंचर के फील्ड में अच्छा काम किया हो। एडवेंचर का फील्ड मतलब वाटर में जाके कुछ एडवेंचर किया हो, लैंड पे किया हो, सी पे किया हो, एयर है, इस प्रकार का कोई एडवेंचर किया हो तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ में लाइफ टाइम में किसी ने अगर ऐसा कुछ एडवेंचर किया है उनको भी ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इस अवार्ड को 2004 में इनफॉर्मल पार्ट के रूप में इसे ऐड किया गया था। अब जो पहले 6 थे 2004 में इनको, जो ये तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, इसको भी 2004 में इसमें ऐड किया गया था इनफॉर्मल अवार्ड के रूप में। अब तेंजिंग नॉर्वे जी थे, ये इंडियन नेपाली थे, इंडियन ओरिजिन के थे और नेपाल में रहते थे। और इन्होंने क्या किया था, ये तेंजिंग नॉर्गे जी और एडमंड हिलरी जी है, वो दोनों फर्स्ट इंसान थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले ये दोनों लोग थे। कौन थे? एक तेंजिंग नॉर्गे जी, दूसरा था एडमंड हिलरी जी। ये दोनों ने फर्स्ट कदम रखा था किस पे? माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था, अवार्ड से संबंधित। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है सिस्टर सिटी रिलेशन बिटवीन जनकपुर एंड अयोध्या। इसके बारे में चलो देखो, न्यूज़ में क्यों है, अभी नेपाल और इंडिया ने घोषित किया है कि जनकपुर और अयोध्या के बीच में सिस्टर सिटी रिलेशन को डेवलप किया जाए। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया के चैम्बर ऑफ इंडिया है ना, वो इंडिया की ओर से चैम्बर ऑफ इंडिया ने इनको ऑर्गेनाइज किया, जो ये पूरा प्रोग्राम था उसको ऑर्गेनाइज किया था। और नेपाल के जो असेंबली है उनके द्वारा इसे होस्ट किया गया था। ये जो फंक्शन था पूरा चैम्बर ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और नेपाल की जो असेंबली है उसके द्वारा होस्ट किया गया था। अब ये ट्विन सिटी, पहले तो देख लो ट्विन सिटी क्या होता है, सिस्टर सिटी क्या होता है। तो देखो ट्विन सिटी की बात करें तो ये एक इकोनॉमिक टर्म है। मतलब ट्विन सिटी की बात होती है वो इकोनॉमिक टर्म को रिप्रेजेंट करती है। जब इकोनॉमी की बात होती है
कि भाई इंडिया और नेपाल के बीच में इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है, ट्विन सिटी का यूज़ होता है। जब हम बात करते हैं सिस्टर सिटी की बात करते हैं, तो सिस्टर सिटी जब कल्चरल माने सांस्कृतिक रिश्ते अच्छे हो और पीपल टू पीपल टाइज अच्छे हो, तो वहाँ पर यूज़ होता है वो सिस्टर सिटी का यूज़ होगा। सिस्टर सिटी अलग है, ट्विन सिटी अलग है। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा सिटी, तो जुड़वा सिटी है वो इकोनॉमिक टर्म में, इकोनॉमिक सेंस में इसका यूज़ होता है। और सिस्टर सिटी है उसका यूज़ होता है कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज में इसका यूज़ होता है। अब 2014 में जनकपुर और अयोध्या के बीच में ट्विन सिटी जो है ना, उसको तो पहले ही बना दिया गया था। जनकपुर और अयोध्या है वो दोनों ट्विन सिटी है, ठीक है। वो तो ये तो 2014 में ही ये एग्रीमेंट किया गया था। जनकपुर और अयोध्या के बीच में ट्विन सिटी एग्रीमेंट है वो 2014 में किया गया था। अब इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और आगे बढ़ाने की कोशिश में इनको सिस्टर सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या होगा, सिस्टर सिटी में क्या होता है, ये एक लॉन्ग टर्म कोलाब्रेशन होता है। दोनों सिटियों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक कोलाब्रेशन चलता है। इसमें दोनों ही देशों द्वारा क्या होता है, दोनों ही देशों द्वारा फॉर्मली रूप से इनको एक्नॉलेज किया जाता है, पहचान दी जाती है कि हमारे दो सिटी है वो अब सिस्टर सिटी, जो कि इनको फॉर्मली रूप से इनको एक्नॉलेज किया जाता है। तो ये पूरी चीज़ समझ में आ गई। अब हम जनकपुर और अयोध्या के बारे में बात कर लेते हैं। जनकपुर है वो मिथिला की राजधानी है। जो रामायण की बात करोगे तो माता सीता जी है ना, वहाँ उनका बर्थ पैलेस है वो मिथिला में ही था। तो मिथिला की जो कैपिटल है वो जनकपुर है। तो जनकपुर में ही माता सीता जी का जन्म हुआ था, इसलिए सीता जी का बर्थ पैलेस है वो जनकपुर है। और अयोध्या की बात करें तो ये कौशल की कैपिटल है, और कौशल की कैपिटल है। और अयोध्या किसका बर्थ पैलेस है, वो भगवान राम जी का जन्म स्थान है, वो अयोध्या में हुआ था। तो भगवान राम जी का बर्थ पैलेस है वो अयोध्या में। काफ़ी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है दोनों के मध्य। और सिग्निफिकेंस की बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की, तो देखो इससे क्या होगा कि नेपाल और इंडिया के बीच में रिश्ते तो और अच्छे हो जाएंगे, साथ ही साथ में पीपल टू पीपल टाइज भी अच्छे हो जाएंगे। भारत और नेपाल के बीच में वैसे ही रोटी बेटी का नाता है, तो इससे और भी नाता अच्छा हो जाएगा, अपने रिश्ते हैं वो और भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये पूरा इससे संबंधित आर्टिकल था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पेंटो या टेगोरी के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, देखो न्यूज़ में इसलिए है कि विश्व भारती के रिसर्चर द्वारा अभी एक न्यू बैक्टीरिया की खोज की गई है। किसने खोज की है, विश्व भारती के रिसर्चर द्वारा एक न्यू बैक्टीरिया की खोज की गई है, जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर पेंटो या टेगोरी लिखा गया है। अब पेंटो या टेगोरी क्या है, एक न्यू बैक्टीरिया है जिसकी खोज विश्व भारती के रिसर्चर द्वारा की गई है, और इसका नाम रविंद्रनाथ, जो हमारे टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ जी टैगोर, इनके नाम पर पेंटो या टेगोरी रखा गया है। इसके बारे में देख लिया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, ये किस प्रकार हमारे काम आ सकती है, क्या ये चीज़ है। तो ये देखो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। किस प्रकार से बेनिफिशियल है, बिकॉज इसका जो यूज़ है ना, इसकी जो ये बैक्टीरिया है वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको इम्प्रूव करने का काम करेगा। कौन कौन से पोषक तत्वों को इम्प्रूव करेगा, न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करेगा। एक तो हमारे सॉइल में होते हैं पोटेशियम होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, उनको सॉइल में घोलने का काम करेगा। जो पोटेशियम और जो फॉस्फोरस होते हैं वो सॉइल से अगर घुले हुए नहीं है, मिले हुए नहीं है, तो ये जो बैक्टीरिया है जिसकी खोज की है अभी पेंटो या टेगोरी, वो इस पोटेशियम को घोलने का, पोटेशियम और फॉस्फोरस है इसको सॉइल में घोलेगा, जिससे सॉइल की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे सॉइल है वो अच्छी हो जाएगी, उर्वरक बन जाएगी, ठीक है ना, ये फर्टिलाइज सॉइल बन जाएगी। सिग्निफिकेंस की बात तो यही है, इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो प्रमोट होगी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प होगी। साथ ही साथ जो बंजर पड़ी है भूमि, ठीक है, ऐसी सॉइल है जो बंजर पड़ी है, उनको फर्टिलाइज बनाने में, उनको उर्वरक बनाने में हेल्प होगी, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी आप देख लेना, जिनका जन्म हुआ था 1861 में। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ जी टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर जी इनके पिताजी का नाम था। तो ये पूरा आर्टिकल पेंटो या टेगोरी से संबंधित था।